जैसे ही आम्रपाली ने मुड़कर देखा तो वो नकाबपोश फिर से छुप गया। उससे पहले कि वो ये सोचती या देखती कि वो कौन है, एक सैनिक ने फिर से कहा, चलो आम्रपाली, तुम्हें शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तुमने वहाँ सबके सामने ऐलान किया है उस प्रतियोगिता में भाग लेने का। ये सुनते ही आम्रपाली के जहन में फिर से वही दृश्य घूमने लगा जो वो अभी अभी राजमहल में देख कर आई थी, जिसे देखने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। तभी उसके बाबा ने कहा, बेटी, अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये इस राज्य की सालों पुरानी प्रथा है, जिसमें एक बार अगर कोई लड़की भाग लेने के लिए आगे आ जाए तो फिर वो पीछे नहीं हट सकती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ जाने से रोका था। हाँ बाबा, मैं अब समझ गई हूँ कि आपने मुझे क्यों रोका था, लेकिन मेरी ही मति पर पत्थर पड़ गए थे कि जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और वहाँ चली गई। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखिएगा इस प्रतियोगिता में मैं अपने आप को जीतने ही नहीं दूंगी। वैसे तो ये कहते हुए उसे अजीब सा डर भी लग रहा था, लेकिन वो अपने इस डर को अपने बूढ़े पिता के सामने बयां भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। जाओ बेटी, अब तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकती हो, वरना हम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर याद रखना, तुम एक सैनिक की बेटी हो जो इतनी आसानी से हालातों से समझौता नहीं कर सकती है। महानमन ने मायूसी भरे अंदाज में कहा। अपने पिता के कहे शब्दों के पीछे का तात्पर्य आम्रपाली समझ गई थी, इसीलिए उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर आम्रपाली वहाँ से उठी और सैनिकों के साथ वहाँ से जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया, किस तरह से उसे उसके बाबा ने पाला था, साथ ही उसकी गुरु माँ अम्बे, जिन्होंने इतने साल पहले नृत्य करना छोड़ दिया था, फिर भी वो अपनी ये अद्भुत कला उसे देना चाहती थीं, और उनके पति कुमार भट्ट, जो वैशाली की कन्याओं को नृत्य विद्या सिखाते थे, उन दोनों ने भी उसका बड़े प्यार से पालन किया था। ये सब याद करके वो अचानक पीछे मुड़ी और दौड़कर अपने बाबा से गले मिलने लगी। और फिर उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, अगर आज मैं इस प्रतियोगिता में जीत भी गई तो मैं किसी पर पुरुष को अपने आप को स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इस कुप्रथा का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। आप जो चाहते थे वही होगा। आपकी बेटी एक राजवैश्या की गद्दी पर कभी नहीं बैठेगी, देखिएगा, ये वादा है मेरा आपसे। उसकी ये बातें सुनकर महानमन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो जानते थे कि ये असंभव है, इसीलिए उन्होंने कहा, अब तुम क्या करोगी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। इस राज्य के नियम बड़े ही सख्त हैं। अगर हमने उनका विरोध किया तो हम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मैं अपनी बेटी को मृत्यु के हवाले होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जाओ अब तुम यहाँ से। चलो सैनिकों। आम्रपाली ये कहकर उन सैनिकों के साथ राजमहल की तरफ जाने लगी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चलता रहा कि उसे किसी तरह इस प्रतियोगिता में हारना है। हालांकि उसके मन में अजीब सा डर था, लेकिन वो इतनी बहादुर और निडर थी कि वो अपने इस डर को किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच गई। चारों तरफ सुंदर सजावट के साथ ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही उसने राजमहल के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो सबसे पहले वहां आई बाकी नर्तकियों की नजर उस पर पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर तो उनके जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे देखकर उन्हें इससे ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए वो आपस में कुछ इस तरह की बातें करने लगी। आ गई आम्रपाली, कितनी सुंदर है। इसे पाने के लिए तो वैशाली के पुरुष आपस में एक दूसरे का विरोध करने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए तो आज इसे देखने न जाने कितने लोग यहाँ आए हैं। इसी के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद पुरुषों में कुछ वो भी पुरुष थे जो आज बाजार में उसके लिए लड़ रहे थे, और उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा देख ली हो। तभी उनके बीच भी ये चर्चा हो रही थी।
देखना आज तो यही नगर वधू बनेगी और फिर हम सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। दूसरे आदमी ने आम्रपाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सच में कितनी सुंदर है ना ये सब बातें आम्रपाली के कानों तक पहुंची तो उसे ऐसा लगा मानो उसके कानों में कुछ तीक्ष्ण कटाक्ष चुभ रहे हैं। तभी उसे ख्याल आया और वो सोचने लगी, बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अब इससे पीछा तो नहीं छुटा सकती, लेकिन मुझे किसी तरह इस प्रतियोगिता में अपने आप को विजय बनने से रोकना होगा। हाँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। कुछ इसी तरह के विचार करके वो राजसभा में आई और फिर राजा के सामने आते ही उसने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे गलती हो गई, परंतु आगे से राज्य की ये दासी आपको निराश नहीं करेगी। देवी, आप यहाँ से इस तरह इस प्रतियोगिता में भाग लेने का ऐलान करके कहाँ चली गई थी? राजा ने कहा। इस पर आम्रपाली ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने पिता से आशीर्वाद लेने गई थी। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पूरे दरबार में उसकी वाहवाही होने लगी। एक तरफ वो नर्तकियां थी जो उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, और दूसरी तरफ आम्रपाली जो इस प्रतियोगिता में हारना चाहती थी। कुछ ही देर में राजा भी राजगद्दी पर आकर विराजमान हुए और नगाड़ों की आवाज के साथ ऐलान किया गया, तो अब शुरू की जाती है इस बार की नगर वधू प्रतियोगिता। इसलिए कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति का माहौल बनाकर इस प्रतियोगिता का आनंद लें। एक एक करके सभी नर्तकियां अपने नृत्य का प्रदर्शन पूरी शिद्दत से करने लगी, और जब भी कोई नर्तकी अपना नृत्य प्रदर्शन करके मंच से नीचे उतरती तो आम्रपाली के मन में बस एक ही बात आती, काश ये नर्तकी इस बार की नगर वधू बन जाए। लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट उतनी तेज नहीं सुनाई देती जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि यही उस प्रतियोगिता की विजेता बनेगी। आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर पहले ही सभी पुरुष उसके दीवाने हो चुके थे, इसलिए उन्हें आम्रपाली के नृत्य प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार था, और फिर ये देखकर उसका दिल फिर से उदास हो जाता। लेकिन जैसे ही उसके नाम का ऐलान हुआ तो जोरों से तालियां बजने लगी और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी बीच उसे फिर से वो नकाबपोश दिखाई दिया। उसे देखते ही मंच की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा गए और सोचने लगी, आखिर ये नकाबपोश है कौन? वो ये सोच ही रही थी कि एक पल में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वो नकाबपोश फिर से कहीं गायब हो गया। उसके गिरते ही सभी के मन में अचानक शंका होने लगी कि क्या आज आम्रपाली इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन भी पाएगी या नहीं। लेकिन तभी उस नकाबपोश के साथ एक आदमी था जिसने अचानक से कहा, ये भी तो कुमार भट्ट की ही शिष्य है ना। और ये सुनते ही आम्रपाली के मन में विचार आया, अगर आज उसने अपनी कला का प्रदर्शन अच्छे से नहीं किया तो ये उसके गुरु का अपमान होगा। ये सोचकर फिर से वो असमंजस में पड़ गई कि एक तरफ उसके बाबा से किया वादा उसे निभाना था और दूसरी तरफ उसके गुरु का सम्मान। फिर अपने गुरु के सम्मान के लिए वो उठकर मंच पर पहुंची और उसे मंच पर देखकर एक बार फिर उसका नृत्य देखने के लिए उत्सुक लोग खुश हो गए। जैसे ही तबले की आवाज उसके कानों तक पहुंची, अपने गुरु द्वारा झुका हुआ सर देखकर न जाने उसे क्या हुआ कि उसके पैर अपने आप थिरकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आज से पहले उसने ऐसा नृत्य कभी न किया हो। उसकी उन खूबसूरत अदाओं के साथ उसने ऐसा नृत्य प्रदर्शन किया जिसे देखकर जैसे एक अलग ही समा बन गया था। किसी की भी नजर उस अदायगी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा तो जैसे उसके कजरारे नैनों में कहीं खो ही गए थे। वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे जैसे उनके सामने कोई स्वर्ग की अप्सरा नृत्य कर रही हो। इसी के साथ उनके मुंह से निकला, वाह क्या नृत्य है! ऐसा अद्भुत प्रदर्शन तो आज तक हमने इस दरबार में नहीं देखा। कहाँ छुपी हुई थी ये सुंदरी? ये वाहवाही सुनकर सारी राजसभा में जैसे खुशी का माहौल छा गया था। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में विजेता घोषित करने का वक्त भी हो गया।
सबको इस बात का अंदाजा तो लग ही चुका था कि आज की इस प्रतियोगिता में आम्रपाली को नगर वधू बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि आज तो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब इस सुंदरी को अपना बनाने के हमारे अरमान पूरे हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके पुरुष आम्रपाली को देखकर आहें भरने लगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तभी नगाड़े की आवाज के साथ ऐलान किया गया, तो अब आप सभी के सामने इस प्रतियोगिता की विजेता यानी हमारी वैशाली की नई नगर वधू का नाम घोषित किया जा रहा है और उसका नाम है आम्रपाली। अभी कुछ ही देर में उनको शॉल उड़ाकर उन्हें राज घुंघरुओं से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद वो हमारे इस वैशाली की नगर वधू बनकर रहेंगी। ये निर्णय कुमार भट्ट ने बड़े ही दुखी मन से किया था, क्योंकि वो इस राज दरबार में इस प्रतियोगिता के निर्णायक होने के साथ साथ आम्रपाली के पिता के समान थे। ऐलान होते ही जैसे सबके सपनों को पंख लग गए हों और चारों तरफ कुछ इसी तरह की चर्चाएं सुनाई देने लगी। अब तो बड़ा आनंद आएगा। इतनी सुंदर लड़की के साथ भला किसे आनंद ना मिलेगा। दूसरी तरफ इसी ऐलान के साथ आम्रपाली के मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे, आज मैंने अगर बाबा की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। कौन सी घड़ी में मैंने इस राजमहल में कदम रखा जिसके दंड स्वरूप मुझे ये सजा मिल रही है। मेरी ये खूबसूरती ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। अब मुझे किसी तरह इस मुसीबत से अपने आप को बाहर निकालना ही होगा, वरना मेरे बाबा जिन्होंने मुझे इतने जतन से पाला है वो टूट जाएंगे और बाबा से किया वादा पूरा नहीं होगा। तभी उसे अचानक फिर से वही नकाबपोश नजर आया और जैसे ही वो उसे देखने की कोशिश करने लगी तो वो फिर से कहीं गायब हो गया। अभी आम्रपाली के मन में कुछ विचार चल ही रहा था कि उसे शॉल उड़ाने के लिए मंच पर बुलाया गया। जैसे ही वो मंच पर आई तो वैशाली की रीत थी कि नई नगर वधू को पुरानी नगर वधू अपने हाथों से शॉल उड़ाकर अपने राज घुंघरू प्रदान करती है। आज भी वैसा ही हुआ। श्री मालू को वहां बुलाया गया, जिसने उसे शॉल उड़ाई और उसे अपने हाथों से वो राज घुंघरू दिए। उसे देखकर आम्रपाली को उससे बहुत घृणा हो रही थी, पर इतनी बड़ी सभा में वो उससे कुछ बोल नहीं पाए। और फिर मंत्री ने आम्रपाली से कहा, आप कुछ देर विश्राम स्थल में विश्राम कर सकती हैं। फिर आपको नगर वधू की गद्दी पर बिठाने का समारोह भी किया जाएगा। उससे पहले आपको एक बार अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाएगी। ये सुनकर आम्रपाली को अच्छा लगा कि अब वो अपने पिता से मिलने जा सकती है, लेकिन जब उसे विश्राम स्थल ले जाया गया तो उसे वहाँ चैन नहीं आया और वो किसी तरह सैनिकों की नजरों से छुपती छुपाती राजमहल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। भागती हुई सीधे अपनी गुरु माँ के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने वहां का दृश्य देखा कि कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कुछ लोगों के रोने पुकारने की आवाजें आ रही थी। ये सब सुनकर उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। फिर भीड़ में से जैसे तैसे वो अंदर पहुंची तो उसने सामने देखा कि गुरु माँ का शव पड़ा था, जिसके पास कुमार भट्ट यानी उसके पिता सर पकड़कर बैठे थे। ये देखकर तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो, मानो उसके सर से आसमान भी छीन लिया गया हो। पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाई। उसके मन में बस एक ही विचार था, अब वो किसे अपनी मन की व्यथा सुनाएगी। एक गुरु माँ ही तो थी जिन्होंने उस चार दीवारी में कभी उसकी सखी बनकर उसके साथ खेला था तो कभी उसकी माँ बनकर उसे प्यार दुलार दिया। अब कौन उसे दुलार करेगा? ये सोचकर उसे अपने आप से और भी ज्यादा घृणा होने लग गई। तभी उसके बाबा ने उसके सामने आकर कहा, अनर्थ हो गया पुत्री। तुम्हारे नगर वधू बनने की बात तुम्हारे अम्बे माँ के कानों में जैसे ही पड़ी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही जैसे उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मन में बस एक ही विचार चल रहा था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं राज दरबार जाकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का ऐलान करती और ना ही आज ये सब होता। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी
मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बाबा भी मर जाएंगे। हालांकि वो जानती थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद भी उसके बाबा को राजा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी बेटी को वैश्या गद्दी पर देखकर मरने से अच्छा तो उसके जाने के बाद जो मृत्यु दंड उन्हें दिया जाएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। यही विचार अभी उसके मन में आया ही था कि उसे सामने हर्षदेव दिखाई दिया। उसे देखते ही उसने कहा, हर्षदेव, तुम मेरे साथ चल रहे हो? हर्षदेव ने पलटकर कहा, कहाँ? इस तरह तुम इस स्थिति में कहाँ जाना चाहती हो? ये सुनकर आम्रपाली ने पक्के निश्चय से कहा, मैंने पूछा तुम मेरे साथ यहाँ से चल रहे हो या नहीं, वरना। तभी हर्षदेव ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? आम्रपाली, तुमने देखा ना कि तुम्हारी एक गलती की वजह से अम्बे माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, और अब तुम क्या कहने वाली हो? ऐसा ना हो इससे तुम्हारे बाबा भी तुम्हें छोड़कर चले जाएं। उसके बाबा उसे देखकर हैरान थे कि अब ये क्या करने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। राजा के सैनिक अभी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे, और अगर अब तुम नहीं मिली तो फिर वैशाली में विद्रोह छिड़ जाएगा, न जाने कितनी और जाने जाएंगी। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अब राजमहल वापस नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं नगर वधू कभी नहीं बनूंगी, तो आपसे किया वादा मैं जरूर निभाऊंगी। बेटी, लेकिन इस हजारों वर्ष पुरानी प्रथा से आज तक कोई बच नहीं पाया है, तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। महानमन ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। आम्रपाली ने कहा। ये कहकर आम्रपाली ने हर्षदेव की तरफ मुड़कर देखा और फिर से कहा, तुम आ रहे हो मेरे साथ या मैं अकेली ही इस राज्य से जाऊं? उधर राजा अपने मंत्रियों के साथ जब नई नगर वधू की गद्दी पर आम्रपाली को बैठाने की चर्चा कर रहे थे तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, आज की प्रतियोगिता में इतनी अच्छी नृत्यकियां थी जिन्होंने अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु आपने आम्रपाली को ही इसका विजेता क्यों घोषित किया? महाराज ने कहा, मंत्री जी, आम्रपाली का नृत्य ही अच्छा नहीं था, बल्कि उसे इस प्रतियोगिता का विजेता बनाने की वजह कुछ और भी है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी मंत्री हैरान हो गए और विचार करने लगे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि महाराज ने आम्रपाली को नगर वधू के लिए चुना। तभी महाराज ने सबसे कहा, आप लोग चिंता न करें, वक्त आने पर आपको इस वजह के बारे में अवश्य बताया जाएगा। अभी हम सभी को वैशाली की नई नगर वधू को उनके महल तक ले जाने की तैयारी करनी होगी। तभी एक सैनिक राजा के पास आकर बोला, महाराज, माफ कीजिएगा, आम्रपाली पर हमारे सैनिक ठीक से नजर नहीं रख पाए और वो वैशाली से कहीं भाग गई है। ये सुनकर महाराज के साथ वहाँ मौजूद मंत्री भी चौंक गए और कहा, ये क्या हो गया? आज से पहले कभी वैशाली के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या होगा महाराज? ये सुनकर राजा ने कहा, आप सभी लोग राज दरबार के कार्य को संभालिए और कुछ सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजिए। उधर आम्रपाली वहाँ से अपने कमरे में जाकर अपना कुछ सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे हर्षदेव के साथ वहाँ से चली गई। हर्षदेव भी उसके साथ बिना कोई प्रश्न किए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उसका बालपन का मित्र था, तो भला उसे ऐसी परिस्थिति में अकेला कैसे छोड़ता। इसलिए उसे उसके साथ जाना ही पड़ा। परंतु उसे इस तरह जाते हुए देख उसके पिता बड़े ही दुखी होकर बोले, अब बेटी क्या करने जा रही हो? मैं यहाँ कैसे रहूँगा? आज तक मैं तुम्हारे लिए ही जीवित था। बाबा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं गुरु माँ और आपसे किए वचन को निभा नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मुझे वैशाली से जाना ही होगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव के साथ वैशाली से चली गई। उसके जाते ही कुछ सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच गए। इतनी भीड़ देखकर वो जैसे तैसे अंदर गए और जैसे ही उन्होंने घर की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि आम्रपाली के कमरे से उसका कुछ सामान भी गायब है। तो उन्हें आभास हुआ कि शायद आम्रपाली भाग चुकी है। इसलिए उन्होंने बाहर आकर उसके पिता से कहा, आम्रपाली कहाँ है?
उसके बाबा को जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। परंतु उस समय वहां विलाप का माहौल था, तो सैनिक भी वहां ज्यादा कुछ नहीं कह सके और राज दरबार लौट आए। वहां आते ही जैसे ही एक सैनिक ने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज माफ कीजिएगा, आम्रपाली की तलाश हम नहीं कर पाए। ऐसा लगता है वो वैशाली में कहीं नहीं है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, कैसी सेना बनाई है हमने जो एक नगर वधु की तलाश नहीं कर पाए। जाओ जल्दी से जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ, वरना वैशाली को मगध के हाथों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गए। इस बात से नगर वधु का क्या मिलाप? महाराज ने ऐसा क्यों कहा? मंत्रियों के चेहरे पर ये हैरानी देखकर राजा ने कहा, आप लोग आश्चर्य न करें, वक्त आने पर मैं आप सबको इसकी वजह जरूर बताऊंगा। अभी हमें किसी तरह आम्रपाली को राजमहल तक लाना होगा, वरना न जाने क्या होगा। ऐसी क्या बात थी कि एक तरफ महानमन परेशान था और दूसरी तरफ किसी भी हालत में राजा आम्रपाली को ही नगर वधु की गद्दी पर बैठाना चाहते थे।